हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उन्नत क्लासेस में। तो DSSB TGT SST की हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हमने ज्योग्राफी के हमारे NCERT बेस्ड जो है MCQs की सीरीज चल रही है, उसी के साथ में हिस्ट्री के भी MCQ चल रहे हैं और PYQs की भी सीरीज चल रही है। तो हम जो नवंबर में 1 नवंबर से लेकर के आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है, उसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। और जो अभी वैकेंसियाँ आई हैं और जिनके फॉर्म फिल किए जा रहे हैं, उनके लिए भी आप इनको देख सकते हैं। अदरवाइज़ ये जो MCQ की सीरीज़ है NCERT की, आपकी DSSB TGT SST के लिए हो गया, उसी के साथ में आपकी KVS NVS EMRS जिस भी एग्ज़ाम में, मतलब इन सभी का पैटर्न एक जैसा ही होता है ना। तो आप सभी के लिए देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैंने NCERT से लिए हैं। और अब ज्योग्राफी में तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, इसलिए मैंने पहले एक्सप्लेनेशन ली है, देन आफ्टर आपके लिए क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं। तो इसमें हम काफ़ी सारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर कर चुके हैं। एक बार मैं रिवाइज कर देती हूँ कौन कौन से टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। देखिए, ज्योग्राफी का जो सिलेबस दिया गया है, इसमें इंट्रोडक्शन टू सोलर सिस्टम और ओरिजिन ऑफ अर्थ, ये टॉपिक दिया गया है। और इसमें हम सबसे पहला टॉपिक आपका मोशन ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी की जो गतियां हैं, जैसे रोटेशन, रिवोल्यूशन, अक्यूरेंस ऑफ डे एंड नाइट हो गया, चेंज ऑफ सीजन कर ली हमने, लॉन्गिट्यूड कर लिए, लैटिट्यूड कर लिया और फाइंडिंग टाइम कर लिया। अब आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है इंटरनल लेयर। ठीक है, तो अर्थ इंटीरियर में हम इनको देखेंगे, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों को देखने वाले हैं, अर्थक्वेक देखने वाले हैं, वोल्केनो देखने वाले हैं। तो इन सबको आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज पहला टॉपिक है हमारा पृथ्वी की आंतरिक परतें। ठीक है, तो आंतरिक परतों को देखते हैं और इसका परिचय थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है कि पृथ्वी का ढांचा है वो 3 परतों से मिलकर बना है। ठीक है, ये पृथ्वी की परतें हैं, 3 परतों से मिलकर बना है। सबसे बाहरी ठोस परत जो होती है वो आपकी क्या होती है, क्रस्ट होती है, जिसको क्या बोलेंगे, क्रस्ट बोलेंगे। उसके बाद में जो बीच वाली लेयर होती है उसको मेंटल, और सबसे नीचे वाली लेयर को आपको कोर बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे बाहरी जो परत होती है वो सबसे ठोस होती है, जिस पर महाद्वीप और महासागर है और जिस पर हम सब रहते हैं, वो आपकी क्रस्ट है। मेंटल क्रस्ट के नीचे ठोस लेकिन आंशिक रूप से द्रव्यमान है। ठीक है, और कोर जो है वो सबसे अंदर वाली परत होती है, जो लोहा और निकल से बनी हुई होती है, जो कि बहुत ज्यादा गर्म होती है ना। तो ये 3 परतें होती हैं। अब इसके की फैक्ट अगर देखें तो क्रस्ट जो है वो महाद्वीप में 35 से 70 किलोमीटर तक विस्तार है और महासागर में 5 से 10 किलोमीटर। मेंटल वह 2900 किलोमीटर मोटा लेकिन ठोस वहन योग्य है। ठीक है, और कोर जो है वो बाहरी द्रव्यमान, आंतरिक ठोस और तापमान जो है वो 5000 से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। कोर बहुत ज़्यादा गर्म है। ठीक है, अभी तक यहाँ कोई नहीं पहुँच पाया है। अब इसके क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें टॉप 50 MCQ मैंने प्रिपेयर किए हैं, तो क्वेश्चन को हम थोड़ा देख लेते हैं। पहला है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो हमने अभी देखा था पृथ्वी की 3 परतें थी, कोर, मेंटल और क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो सबसे बाहरी परत आपकी क्या हो जाएगी, क्रस्ट हो जाएगी। क्रस्ट जो है वो सबसे बाहरी परत है, ठोस परत है, जिस पर महाद्वीप और महासागर जो है वो स्थित हैं। तो पहला आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे गर्म परत कौन सी है? तो सबसे गर्म भी हमने देखा कोर है, जो सबसे नीचे वाली लेयर है, जहां पर 5000 से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान रहता है, तो कोर है। ठीक है, अगला है, मेंटल किसके ऊपर स्थित है? तो मेंटल किसके ऊपर हो जाएगी, आपकी कोर के ऊपर। ठीक है, कोर, मेंटल, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो कोर के ऊपर क्या हो जाएगी, मेंटल हो जाएगी। तो क्रस्ट जो है मेंटल से नीचे हो जाएगी। क्रस्ट की मोटाई क्या है? तो क्रस्ट की मोटाई लगभग अगर देखें तो 5 से आपकी 10 किलोमीटर के लगभग जो है वो क्रस्ट की मोटाई आती है। तो 5 से 10, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोर मुख्य रूप से किससे बना हुआ होता है? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कोर देखिए मुख्य रूप से जो है वो लोहा और निकिल का बना हुआ होता है, जिसको जैसे आयरन और निकिल। ठीक है, तो कोर जो है वो किसका बना हुआ होता है, लोहे और निकिल का बना हुआ होता है, आयरन और निकिल का। ठीक है, जिसको देखिए 3 लेयर हम इसको बोलते हैं ना, क्रस्ट, मेंटल और कोर, उसी को इस आधार पर बोलते हैं, जैसे कि सियाल, सीमा और नीफे, है ना, वैसे ही वो ही लेयर हैं ये। पृथ्वी की आंतरिक परतों में सबसे बहने योग्य परत, हाँ, कौन सी परत है जो कि बहने योग्य यानी तैर रही है? ठीक है,
तो ये परत आपकी क्या हो जाएगी, मेंटल हो जाएगी, जो कि तैर रही है, बहने योग्य है। तो ये आपकी मेंटल परत है और मेंटल ठोस है लेकिन बहने योग्य है, हमने अभी ऊपर देखा था। अगला क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से मैंने आपके लिए लिए हैं। अगला क्वेश्चन है, आउटर कोर किस प्रकार का जो है वो, आउटर कोर किस प्रकार का है। तो आउटर कोर हमने देखा कैसा है, आउटर कोर हमारा द्रव्यमान है, लिक्विड फॉर्म में है आउटर कोर, यानी बाहरी कोर जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, जबकि आंतरिक कोर है वो कैसा होगा, ठोस होगा, है ना। तो आउटर कोर पूछा है तो द्रव्यमान फॉर्म में हो जाएगा। लिथोस्फेयर किससे मिलकर बनती है, ठीक है। लिथोस्फेयर जो है वो आपकी किससे, क्रस्ट और अपर मेंटल से मिलकर बनती है। लिथोस्फेयर जो ये वाली परत होती है सबसे ऊपरी, तो लिथोस्फेयर जो है वो पृथ्वी की कठोर परत, जो भारी परत जिस पर हम रह रहे हैं ना, वो लिथोस्फेयर। तो ये किससे बनती है, क्रस्ट और मेंटल से मिलकर बनती है, क्रस्ट और अपर मेंटल से मिलकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक तापमान सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है। तो कहाँ पर पाया जाएगा, बहुत सिंपल सा है, कोर के अंदर सबसे ज्यादा तापमान होता है, सबसे ज्यादा गर्म होती है, देखा था 5000 से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग होता है। तो सबसे अधिक तापमान भी आपका कोर में पाया जाएगा। कौन सी परत पृथ्वी की अधिकांश द्रव्यमान यानी मास रखती है। तो मेंटल रखती है, बिल्कुल। पृथ्वी की जो मेंटल परत है वो लगभग 84% जो है वो आपकी मास रखती है, यानी द्रव्यमान रूप में है, तो आपकी मेंटल हो जाएगा। देखिए ये सारे क्वेश्चन सिमिलर से आपको लग रहे हैं पर सबकी लैंग्वेज अलग अलग है, ठीक है। आंसर सबकी, क्योंकि हम टॉपिक ही वो पढ़ रहे हैं तो आंसर तो ऑब्वियसली वो ही होने हैं ना, लेकिन क्वेश्चन सब अलग अलग हैं। और कल वाले जो वीडियो के मैंने क्वेश्चन आपको बताए थे ना कि टाइम कैसे फाइंड करना है देशांतर से, वो आपने किए हों क्वेश्चन, आई होप आपने कर लिए हों और आपको समझ में आ गए हों। नहीं आए तो एक बार कमेंट करके बता देना, मैं उसको एक अलग से सेशन उसका ले लूंगी और अच्छे से आपको समझा दूंगी, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, आपको सिर्फ लेयर पता होनी चाहिए, उनकी मोटाई कितनी है, वो उसकी क्या सिचुएशन है, उसकी क्या क्या योग्यताएं हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तो आप आंसर इजीली कर पाएंगे। पृथ्वी की आंतरिक परतों को ज्ञात करने में मुख्य स्रोत क्या है। तो देखिए पृथ्वी की आंतरिक जो परतें हैं उनको ज्ञात करने के लिए सबसे मुख्य जो स्रोत होते हैं वो भूकंपीय तरंगे होती हैं, सिस्मिक वेव्स होती हैं। भूकंपीय तरंगों से पृथ्वी की परतों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है, तो बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अर्थ क्रस्ट की प्रमुख संरचना किस प्रकार की होती है। तो अर्थ जो है क्रस्ट की मुख्य संरचना जो है वो ठोस होती है ना। क्रस्ट कैसी है, ठोस परत है जिस पर क्या होते हैं, महाद्वीप और महासागर जो है वो विद्यमान है। तो अर्थ क्रस्ट की प्रमुख संरचना ठोस होती है। आंतरिक कोर किस प्रकार का होता है। तो आंतरिक कोर जो है आपके कैसा हो जाएगा, आंतरिक कोर आपके ठोस होता है। और बाहरी कोर हमने देखा था द्रव्यमान होता है, तो आंतरिक कोर उच्च दाब के कारण ठोस होता है और बाहरी कोर जो है वो लिक्विड होता है। अगला क्वेश्चन है, मेंटल की मोटाई लगभग कितनी है। तो मेंटल की मोटाई 2900 किलोमीटर के लगभग है ना। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की परतों का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है। तो पृथ्वी की परतों का अध्ययन जो है हम भू विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, जियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। पृथ्वी की परतों का, पृथ्वी की संरचना का, इन सब का अध्ययन भू विज्ञान जियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है। अगला है महाद्वीप और महासागरीय घाटियां, ठीक है। ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन बेसिन्स, ये हमारे टॉपिक अगला दिया गया है, तो उसको हम देख लेते हैं। इसका कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। पृथ्वी की सतह स्थलीय प्लेटों यानी टेक्टोनिक प्लेट से बनी हुई होती है। महाद्वीप इसी प्लेटों के पर जो है वो स्थित है। महासागरीय घाटियां तब बनती हैं जब महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट आपस में क्या करती हैं, टकराती हैं, ठीक है, तब महासागरीय घाटियां बनती हैं। प्लेटों की गति और टकराव से पर्वतों का निर्माण होता है, घाटियों का निर्माण होता है और अन्य भू आकृति घटनाएं वो घटित होती हैं। दो प्लेटें आपस में टकराएंगी तो इनसे बहुत सारी चीजों का निर्माण होता है, उसी को प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो होती है, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, तो सब इसी की वजह से होता है। इसके की फैक्ट्स अगर देखें तो महाद्वीप क्या है, स्थलीय प्लेट पर निर्भर होते हैं और महासागर प्लेटों के टकराव से बनते हैं। प्लेट बाउंड्री कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया किसने था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अल्फ्रेड वेगनर ने, मैंने कल आपको बता दिया था, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन हम देख लेते हैं। महाद्वीप किस पर स्थित है। तो देखिए महाद्वीप जो है वो आपके कौन सी लेयर पर स्थित है।
महाद्वीप हैं आपके, मैंने आपको बताया था स्थलीय टेक्टोनिक प्लेट पर स्थित हैं, तो महाद्वीप हैं स्थलीय प्लेट पर। अगला क्वेश्चन है महासागरीय घाटियां क्यों बनती हैं। तो देखिए महासागरीय घाटियां बनती क्यों हैं। महासागरीय घाटियां जो है वो प्लेटों के टकराने से बनती है। हमने देखा ना, दो प्लेटें आपस में टकराएंगी तो प्लेटों के टकराने से महाद्वीपीय प्लेटें जो है, महासागरीय प्लेट और जब महाद्वीपीय प्लेट टकराती हैं तो गहरी खाई और घाटी बनती है, तो इन्हीं को महासागरीय घाटी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया गया था। वेगनर ने कहा कि महाद्वीप जो है वो धीरे धीरे अलग हो रहे हैं, तो ये सिद्धांत महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में अलग से आपको सेपरेट अलग से हमारा दिया हुआ है, तो मैं अच्छे से आपको करवाऊंगी। वेगनर की ड्रिफ्ट थ्योरी है ना, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है वो दी गई है एग्जाम, तो उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी मैं, वो उससे क्वेश्चन आते हैं। प्लेट बाउंड्री कितने प्रकार की होती है। तो देखिए प्लेट बाउंड्री जो है वो 3 प्रकार की होती है आपकी। एक तो होती है टकराव के द्वारा, जो हमने देखा था अभी, कन्वर्जेंट, और दूसरी है डाइवर्जेंट, और तीसरा है ट्रांसफॉर्म। तो टकराव के द्वारा, विस्तार के द्वारा और फिसलन के द्वारा 3 तरीके से होती हैं प्लेटें। देखिए एक तो आपस में टकराएंगी, ठीक है, एक आपस में जो है वो डाइवर्ज हो जाएंगे, एक ऊपर चली जाएगी एक नीचे चली जाएगी, और ये फिसलन हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया, और एक डाइवर्जन हो जाएगा, ठीक है, एक ऊपर और एक नीचे धस जाती है। तो ये 3 तरीके से है प्लेट बाउंड्री बनती है, तो ऑप्शन नंबर सी वो राइट आंसर हो जाएगा। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री क्या बनाती है। तो जो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है आपकी टकराव वाली, वो इससे पर्वतों का निर्माण होता है ना, प्लेट के टकराने से पर्वतों का निर्माण, जैसे हिमालय पर्वत है ना, हिमालय का निर्माण इसी वजह से हुआ है ना। तो टकराने से जो है कन्वर्जेंट होता है, आपस में टकराएंगी तो किसका निर्माण हो जाएगा, पर्वतों का निर्माण होता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री किससे बनती है, जो कि आपकी कौन सी, विस्तार वाली है ना। तो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री से जो आपके मिड ओशियन रिज, मध्य महासागरीय जो रिज बनते हैं ना, उसका निर्माण होता है प्लेटें अलग होने पर, है ना। तो महासागर में नई क्रस्ट बनती है और इससे फिर महासागरीय जो प्लेट बाउंड्री मिड ओशियन रिज है उसका निर्माण होता है इनके अलग होने से, ठीक है, एक इधर खिंच जाएगी एक इधर खिंच जाएगी बीच में। अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री का क्या परिणाम होता है। तो देखिए ट्रांसफॉर्म जो आपकी फिसलन वाली प्लेट बाउंड्री है उसका परिणाम होता है आपका भूकंप। तीनों आपको याद रखनी है, किससे क्या क्या होता है, तीनों ही याद रखनी है। तो इससे भूकंप आता है, प्लेटें एक दूसरे से ऊपर फिसलेंगी, एक ऊपर चली जाएगी एक नीचे चली जाएगी, तो इससे भूकंप का जो है वो निर्माण होता है, मतलब भूकंप आता है। महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटों के टकराने से क्या बनता है। तो देखिए महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटों के टकराने से आपके क्या बनता है, महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटों के टकराने से आपके पर्वतों का निर्माण होता है, या फिर आपके महासागरीय घाटियों का, रेगिस्तान का, या आपके ज्वालामुखी का। तो हमने देखा था ना कि महासागरीय और द्वीपीय जो प्लेटें टकराती हैं तो किसका निर्माण होगा, महासागरीय घाटियों का निर्माण होगा ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी की सतह पर कितनी मुख्य प्लेटें हैं। तो देखिए पृथ्वी की सतह पर अगर हम देखें तो मुख्यतः हमारी 12 प्लेटें देखने को मिलती है ना। तो स्थलीय प्लेटों की संख्या को अगर टोटल मिलाया जाए तो 12 स्थलीय प्लेटें होती हैं, जिसमें महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटें भी शामिल होती हैं। तो पृथ्वी की सतह पर टोटल 12 प्लेटें होती हैं, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्लेट टेक्टोनिक से क्या समझा जा सकता है। तो प्लेट टेक्टोनिक से हम क्या समझ सकते हैं, महाद्वीपों की गति को समझ सकते हैं, भूकंप की घटनाएं भी हमने देखी, पर्वतों का निर्माण भी देखा है ना। तो प्लेट की गति से ये सारी चीजें जो है हमको देखने को मिलती हैं, महाद्वीपों की गति, महाद्वीपीय विस्थापन देखने को मिलता है, भूकंप का निर्माण, पर्वतों का निर्माण, ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती हैं। तो सारे विकल्प आपके सही उत्तर हो जाएंगे। प्लेट मूवमेंट की गति कितनी होती है। तो देखिए मोस्टली अगर देखें प्लेट मूवमेंट की गति है वो 1 से 10 सेंटीमीटर पर ईयर होती है ना, इतनी ज़्यादा मतलब वो नहीं है, मतलब हर एक उसमें देखिए जो प्लेटें हैं वो गति इनकी 1 से 10 सेंटीमीटर पर ईयर होती हैं, यानी प्लेटें जो है वो धीरे धीरे खिसकती हैं। तो आमतौर पर प्रतिवर्ष में ये 1 से 10 सेंटीमीटर के लगभग जो है वो खिसक जाती हैं।
महाद्वीपीय प्लेट मुख्यतः किससे बनी होती है? तो महाद्वीपीय प्लेट जो है वो मुख्य रूप से आपके ग्रेनाइट से बनी हुई होती हैं, क्योंकि महाद्वीपीय प्लेटें जो है वो कैसी होती हैं? हल्की होती हैं, और ये किससे बनी होती हैं? ग्रेनाइट से। महासागरीय प्लेटें मुख्य किससे बनी होती है? महाद्वीपीय हमने देखा ग्रेनाइट से, और महासागरीय प्लेटें जो है वो बेसाल्ट से बनी हुई होती हैं। किससे? बेसाल्ट से, क्योंकि महासागरीय जो प्लेटें हैं वो घनी होती है, ठोस होती हैं, तो बेसाल्ट चट्टानों से ये बनी हुई होती हैं। कन्वर्जेंट बाउंड्री पर कौन सा प्राकृतिक घटना सामान्य है? तो देखिए, जो कन्वर्जेंट बाउंड्री है उस पर प्राकृतिक घटनाओं में अगर देखें तो भूकंप और ज्वालामुखी दोनों ही चीजें हमको देखने को मिलती है। प्लेटों के टकराने से क्या होगा? पर्वतों का निर्माण होगा, भूकंप आएगा, ज्वालामुखी आएगी, तो ये बोथ 1 और 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्लेट बाउंड्री का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है? तो प्लेट बाउंड्री का अध्ययन आपके कौन से विज्ञान के अंतर्गत किया जाएगा? मौसम विज्ञान, भूविज्ञान, खगोल विज्ञान या भौतिक विज्ञान? तो भूविज्ञान के अंतर्गत आपके किसका? प्लेट बाउंड्री का अध्ययन किया जाता है। अब अगला टॉपिक है हमारा, हमने देखी प्लेट बाउंड्री, हमने देख ली ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन बेसिन देख ली, वेगनर ड्रिफ्ट थ्योरी। अब थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक हम देख लेते हैं। देखिए, वेगनर वाली मैं एक बार और करवाऊंगी, आपको थोड़ा सा डीपली करवाया जाएगा। ये एनसीईआरटी में सिर्फ इतना ही आपके दिया गया है, क्योंकि छोटी क्लासों से बड़ी क्लासेस में दिया गया है, मतलब 12th 11th 12th में अच्छे से दिया गया है, तो उसको एक बार और ले लूँगी मैं। बाकी ये फर्स्ट टॉपिक हमारा दिया है, तो मैंने सारे टॉपिकों को एक साथ जो है वो क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं, सारे एक दूसरे से रिलेटेड हैं इस वजह से, है ना। तो इसमें हम देख लेते हैं हमारा कौन सा प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, ठीक है। तो प्लेट विवर्तनिकी में हम देखें, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। प्लेट विवर्तनिकी यानी प्लेट टेक्टोनिक जो है, प्लेट पृथ्वी की क्रस्ट प्लेटों में विभाजित है। हमने देखा था पृथ्वी की जो क्रस्ट है उसमें बहुत सारी प्लेटें जो है वो उसमें विभाजित है। प्लेटें धीरे धीरे गतिशील होती है, हमने देखा 1 से 10 सेंटीमीटर प्रति ईयर जो है वो खिसक रही हैं, और उनके टकराने, अलग होने या फिसलन से बहुत सी भूआकृतियों का निर्माण होना हमने देखा। कन्वर्जन, डाइवर्जन और जो स्लिपरी है, वैसे कि इनसे बहुत सारी भूआकृतियों, पर्वतों का, घाटियों का इनका निर्माण होता है। प्लेट विवर्तनिकी ने महाद्वीपीय विस्थापन यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट सिद्धांत को और विस्तार दिया है, बिल्कुल ठीक है। तो इसके की फैक्ट देख लेते हैं। प्लेट बाउंड्री यानी कन्वर्जेंट यानी टकराव, इससे किसका निर्माण होता है? पर्वत। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आता है। जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो उनसे पर्वतों का निर्माण होता है, खाई का निर्माण होता है, ज्वालामुखी का निर्माण होता है, और जब डाइवर्जेंट हो जाती हैं उनका विस्तार होता है तो मिड ओशियन रिज का निर्माण होता है, और ट्रांसफॉर्म में जो है भूकंप का निर्माण होता है। और ये हमने अभी देखा ही था कि 1 से 10 सेंटीमीटर प्रति ईयर जो है वो प्लेटें आपस में गति कर रही हैं। और पृथ्वी पर टोटल प्लेटों का देखें तो पृथ्वी पर टोटल 12 प्लेटें हमने देखी थी। तो ये हम बहुत अच्छे से, प्लीज ये एक आपके ऐसे मान लीजिए शॉर्ट नोट्स हैं, और इनको आपको डेफिनेटली एग्जाम से पहले देखना है। हो सके तो अपनी अपनी नोटबुक में टॉपिक का नाम लिख के, और ये इतना चीजें तो आप लिख सकते हैं, इतना टाइम तो है आपके पास में, है ना। तो आप क्वेश्चन फिर जैसे मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया, और अब क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगेंगे। अगर मैं एक्सप्लेन नहीं करती हूँ वही क्वेश्चन आपको टफ लगते, है ना। तो एक तरीके से आपके शॉर्ट नोट्स हैं। अब हम एमसीक्यूज को देख लेते हैं। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत किस सिद्धांत पर आधारित है? तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत आपके किस पर? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पर, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पर, है ना। और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो सिद्धांत है वो दिया किसने था? अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। बहुत बार रिवाइज करवा चुकी हूँ, अल्फ्रेड वेगनर का कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट सिद्धांत है जो कि प्लेट टेक्टोनिक का आधार है। कल वाले भी मैंने देखा, बताया था आपको, PYQs में बताया था, है ना। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है कन्वर्जेंट बाउंड्री क्या बनाती है? तो देखिए, कन्वर्जेंट बाउंड्री है उससे पर्वतों का निर्माण होता है। हमने अभी देखा ही था, है ना, कि प्लेटें टकराएंगी तो पर्वतों का निर्माण होगा, जैसे हिमालय का निर्माण हुआ है, इसी वजह से तो हुआ है हिमालय का निर्माण। डाइवर्जेंट बाउंड्री कैसे बनती है? अब ये दोबारा क्वेश्चन इसलिए हो रहे हैं क्योंकि सारे टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है ना, इस वजह से। तो डाइवर्जेंट बाउंड्री से जो है वो किसका निर्माण होगा? मिड ओशियन रिज का निर्माण होगा डाइवर्जेंट बाउंड्री से।
ठीक है। क्योंकि प्लेटें जो हैं वो अलग होती हैं और महासागरीय क्रस्ट इससे बनती है, और महासागरीय क्रस्ट बनेगी तो मिड ओशियन रिज इससे इसका निर्माण होता है। ट्रांसफॉर बाउंड्री का परिणाम देखा ही था हमने, क्या जो वो भूकंप। तो राइट आंसर आपके क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि प्लेटें एक दूसरे से ऊपर नीचे खिसकती हैं तो भूकंप उत्पन्न होता है। कंपन होगा ना, जब एक प्लेट ऊपर जाएगी और एक नीचे धंस जाएगी तो आपस में कंपन करेंगी ना, तो भूकंप का निर्माण होता है। पृथ्वी पर कितनी मुख्य प्लेटें हैं, कर चुके हैं, क्योंकि इस टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है इसलिए क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं ना। प्लेट टेक्टोनिक का अध्ययन किस विज्ञान में करते हैं, तो प्लेट टेक्टोनिक का अध्ययन हम भूविज्ञान या भूगोल के अंतर्गत करते हैं। भू आकृति घटनाओं का अध्ययन भूविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। प्लेट की गति कितनी होती मतलब होती है, तो 1 से 10 सेंटीमीटर पर ईयर जो है प्लेटें वो खिसक रही हैं। कन्वर्जेंट बाउंड्री पर कौन सी घटनाएं सामान्यतः होती हैं, तो कन्वर्जेंट बाउंड्री पर आपके पर्वतों का निर्माण, ज्वालामुखी, भूकंप, ये सारी चीजें आपके होती हैं। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री किस प्रकार की प्लेट गतिविधि है, तो डाइवर्जेंट से जो है वो आपके क्या होता है, डाइवर्जेंट से अलग होता है, सेपरेट होती हैं, है ना, प्लेटें अलग होती हैं। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री पर कौन सा प्रभाव दिखाई देता है, तो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री पर आपके अर्थक्वेक, भूकंप का प्रभाव जो है वो दिखाई देता है। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत जो है उसके प्रतिपादक अल्फ्रेड वेगनर को माना जाता है। अल्फ्रेड वेगनर ने जो है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था, जिसे क्या बोलते हैं, प्लेट टेक्टोनिक विस्तार सिद्धांत माना जाता है। अगला है प्लेट मूवमेंट का मुख्य कारण क्या है, तो देखिए प्लेट मूवमेंट का मुख्य कारण हम देखें तो प्लेट मूवमेंट का मुख्य कारण है आपके मेंटल कन्वर्जन करंट्स, जो कि मेंटल में द्रव्यमान है उसके बहाव के कारण प्लेटें जो है वो गतिशील होती हैं। तो मेंटल कन्वेशन करंट्स जो होती हैं उनकी वजह से प्लेट मूवमेंट होता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है मिड ओशियन रिज कहाँ बनते हैं। अब देखिए क्वेश्चन वापस घुमा के आ गए ना, तो मिड ओशियन रिज जो है वो डाइवर्जेंट बाउंड्री से बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। डाइवर्जेंट में मतलब प्लेटें अलग हो रही हैं और इससे आपके महासागर में क्रस्ट बनेगा और इससे महासागरीय रिज जो मिड ओशियन रिज है उसका निर्माण होता है। तो अब क्वेश्चन मिड ओशियन रिज पूछ लिया, पहले था डाइवर्जेंट बाउंड्री से किसका निर्माण होता है ना। तो ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं इसलिए आपको सेम सेम लग रहे हैं, पर सेम क्वेश्चन एक भी नहीं है आपके इसमें। कौन सा प्लेट बाउंड्री भूकंप के लिए सबसे खतरनाक है। अब भूकंप के लिए सबसे खतरनाक आपके क्या हो जाएगा, डाइवर्जन, कन्वर्जन और ट्रांसफर। सभी तो भूकंप के लिए होंगे, कंपन तो सभी में ही होगा ना, लेकिन आपसे पूछा है कि प्लेट बाउंड्री पर भूकंप आ सकते हैं लेकिन कन्वर्जन और ट्रांसफर में ज्यादा तीव्र गति से आएंगे, है ना। सभी में आएंगे लेकिन इसमें कन्वर्जन और ट्रांसफॉर्म में सबसे ज्यादा आएंगे। पृथ्वी की बाहरी कठोर परत को क्या कहा जाता है जिसमें प्लेट है, तो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को जो है वो आपके क्या कहा जाएगा, लिथोस्फीयर कहा जाता है, ठीक है। और लिथोस्फीयर किससे बनी है मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भूकंप, अर्थक्वेक, ठीक है। तो भूकंप को देख लेते हैं। भूकंप तब आते हैं जब पृथ्वी की प्लेटें खिसकती हैं, बिल्कुल अभी बताया था कि आपस में खिसकेंगी, टकराव होगा तो भूकंप आएगा। और प्लेटों के टकराने, फिसलने, अलग होने से भूकंप की तरंगें जो सिस्मिक वेव हैं वो उत्पन्न होगी। भूकंप का केंद्र है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भूकंप का केंद्र हाइपोसेंटर या फोकस इसको हम कहते हैं, और सतह पर जो स्थान प्रभावित होता है उसको एपिसेंटर कहा जाता है। भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना क्या कहलाता है, रिएक्टर स्केल कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पूरा जो आपका मैंने ये टॉपिक्स ये पॉइंट्स लिए हैं बहुत महत्वपूर्ण है। भूकंप की तरंगें पृथ्वी की परतों पर अध्ययन करने में सहायक होती हैं। भूकंप मुख्य रूप से प्लेट टेक्टोनिक क्षेत्र में होता है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। भूकंप 3 प्रकार की तरंगों से उत्पन्न होता है, ये पी वेव, एस वेव और जो सरफेस वेव है मैंने आपको करवा दी है, एल वेव इनको कहते हैं, ठीक है। सरफेस वेव को एल वेव कहा जाता है। अब क्वेश्चन इसके देख लेते हैं कि भूकंप जो है वो किस कारण से आता है।
किस कारण से आएगा? भूकंप जब प्लेटों में टकराव होगा, उनमें खिसकन होगी, इस वजह से ही तो भूकंपीय तरंगे जो हैं वो उत्पन्न होंगी, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भूकंप का केंद्र क्या कहलाता है? अभी बताया था, भूकंप का केंद्र आपके फोकस या हाइपोसेंटर कहलाता है। पृथ्वी सतह पर भूकंप का सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ये देखिए, दोनों में बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि भूकंप का केंद्र तो क्या कहलाता है, हाइपोसेंटर या उसको क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे, जहां हाइपोसेंटर से भूकंप की शुरुआत होती है, और जहां सतह पर सबसे पहले भूकंप का पता चलता है उसको एपिसेंटर कहा जाता है। दोनों अलग अलग चीज है ना। सतह पर सबसे पहले भूकंप का जहां प्रभावित क्षेत्र होता है, वहां भूकंप का एहसास होता है, वो एपिसेंटर कहलाता है। ठीक है, तो एपिसेंटर भूकंप का सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र होता है। भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाएगा? रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। भूकंप की तरंगे पृथ्वी के किस भाग से गुजरती हैं? तो देखिए, भूकंप की तरंगे जो है वो पृथ्वी के मेंटल और क्रस्ट भाग से होकर के गुजरती हैं। सिस्मिक वेव जो है वो पृथ्वी की आंतरिक परतों के अध्ययन करने में सहायक होते हैं, और सिस्मिक वेग आपकी मेंटल और क्रस्ट से होकर गुजरती हैं। अगला है, भूकंप के मुख्य कारण क्या है? तो देखिए, भूकंप के मुख्य कारण अगर हम देखें तो प्लेट मूवमेंट भी है, ज्वालामुखी विस्फोट भी है, दोनों ही तो हैं। तो बोथ 1 और 2 दोनों की वजह से प्लेटों के टकराने से ज्वालामुखी विस्फोट भी होता है और भूकंप भी आता है, तो दोनों सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, पी वेव और एस वेव में क्या डिफरेंस है? अब देखिए, पी वेव मतलब कि जो पी वेव लॉन्गिट्यूडनल होती है और एस वेव जो है वो ट्रांस वेव होती है। तो दोनों में डिफरेंस यही होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो गया, यानी पी वेव जो है आगे पीछे कंपन करेगी, है ना। पी वेव तो क्या करेगी? आगे पीछे कंपन करेगी, और जो एस वेव है वो ऊपर नीचे कंपन करेगी। तो दोनों में सिर्फ यही डिफरेंस है कि जो पी वेव है वो लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस होगा, और जो एस वेव है वो ट्रांस वेव होंगी। ठीक है। भूकंप के खतरनाक क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? वाह, जहां खतरनाक भूकंप आता है उस क्षेत्र को आप क्या कहेंगे? उस क्षेत्र को फॉल्ट जोन कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए, यानी दरार क्षेत्र कहेंगे। फॉल्ट जोन क्षेत्र जहां पर प्लेटों की दरारें सबसे ज्यादा होती है और सबसे अधिक भूकंप जहां आते हैं उसको कहा जाता है। भूकंप की चेतावनी किस तकनीक से दी जा सकती है? तो भूकंप की चेतावनी आपकी सिस्मोग्राफ की जो तरंगे हैं, भूकंप की तरंगों का रिकॉर्ड निकालकर सिस्मोग्राम से फिर चेतावनी दी जा सकती है कि भूकंप आने वाला है, तो सिस्मोग्राफ से उसका जो है वो मेजर किया जाता है। भूकंप के कारण कौन सी प्राकृतिक आपदा हो सकती है? तो भूकंप के कारण आपके सुनामी भी आ सकती है और लैंडस्लाइड भी होते हैं, दोनों ही हो सकते हैं ना। तो भूकंप से जो सुनामी है यानी समुद्री लहरें आती हैं, और पहाड़ों में भूस्खलन जो होता है, धंस जाते हैं। तो ये भी चीजें आपकी इससे भूकंप के कारण होती हैं। भूकंप की तीव्रता का मापन किसने विकसित किया? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भूकंप की तीव्रता का मापन किसने विकसित किया था? ये किया था कार्ल रिटर के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा इसका किया गया था? कार्ल रिटर ने जो है रिएक्टर स्केल का विकास किया था। भूकंप की तीव्रता किस पर मापते हैं? रिएक्टर स्केल पर। तो ये कार्ल रिटर के द्वारा दिया गया था। भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होती हैं? कितने प्रकार की होती है? तो भूकंपीय तरंगे आपके 3 प्रकार की होती है, बताया था, पी वेव, एस वेव और एल वेव, सरफेस वेव जिसको एल वेव कहते हैं। तो ये 3 प्रकार की होती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि भूकंप की तीव्रता और नुकसान में क्या अंतर होता है? अब देखिए, भूकंप की तीव्रता बराबर आपकी क्या हो जाएगी? रिएक्टर स्केल पर में जो मेजर होता है ना, तो तीव्रता तो कहाँ मापी जाती है? रिएक्टर स्केल पर, और नुकसान जो है वो मर्केली स्केल पर मापा जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, समझेंगे तो आप कर पाएंगे, है ना। तो क्वेश्चन बहुत ईजी है कि तीव्रता को मापने के लिए तो आपको रिएक्टर स्केल की जरूरत होगी, और नुकसान को मापने के लिए आपको मर्करी स्केल की आवश्यकता होती है। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की शक्ति का मापन किया जाता है, और मर्करी स्केल पर उसके नुकसान का। तो दोनों में ये डिफरेंस होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी बाउंड्री पर भूकंप अधिक आते हैं? तो सबसे ज्यादा भूकंप जो आते हैं वो कन्वर्जेंट और ट्रांसफोर जो बाउंड्री होती है उस पे सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं, क्योंकि वहां प्लेटें फिसलती हैं, टकराती हैं, तो सबसे ज्यादा वहां कंपन होगा, और कंपन होगा तो भूकंप आएगा, है ना।
भूकंप की तरंगे क्यों अध्ययन की जाती हैं? तो भूकंप की तरंगों का अध्ययन जो है वो परतों की संरचना जानने के लिए किया जाता है कि सिस्मिक वेव से मेंटल क्रस्ट और कोर के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है कि भूकंप की तरंगे किस हिसाब से चल रही हैं, तो उनकी जो क्रस्ट, मेंटल कोर, हमारी 3 लेयर है उनके बारे में जानकारी मिलती है। तो ये हमारा भूकंप हो गया। अब अगला टॉपिक हमारा ज्वालामुखी, ठीक है, वोल्केनो। अर्थक्वेक पढ़ लिया, वोल्केनो आप पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो वोल्केनो के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन। ज्वालामुखी तब बनते हैं जब पृथ्वी की आंतरिक परतों में लावा, गैस और राख सतह पर निकलती है। हमने सबने पता ही है कि ये उसका माउथ होता है और यहाँ से आपके लावा निकलता है, गैस निकलती है और ऐश निकलती है। ऐश मतलब राख निकलती है, ठीक है। ज्वालामुखी मुख्यतः प्लेट टेक्टोनिक गतिविधियों के कारण होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ज्वालामुखी को उनकी गतिविधि के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। अब ज्वालामुखी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। या तो वो ज्वालामुखी आपकी असक्रिय है यानी एक्टिव है, अभी भी वर्तमान में उनमें लावा और गैस निकल रहा है। एक होता है सुषुप्त यानी डोरमेंट होता है, इसमें वर्तमान में निष्क्रिय, लेकिन चांस है कि क्या पता वो भविष्य में सक्रिय हो जाए, एक्टिव हो जाए। तो ये इंग्लिश में भी आपको याद रखना है, एक्टिव वोल्केनो, डोरमेंट वोल्केनो और एक्सिट वोल्केनो। सक्रिय, सुषुप्त और मृत, यानी ये पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुके हैं। तो ज्वालामुखी कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। अब ज्वालामुखी मुख्यतः कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और बाउंड्रीज पर बनते हैं ना मोस्टली। लावा ठंडे होने पर बेसाल्ट और अन्य चट्टानों में बदल जाता है। लावा ठंडा होगा तो बेसाल्ट चट्टानों ठोस होगी, और बेसाल्ट चट्टानों से किसका निर्माण होता है? मैंने पढ़ा चुकी हूं आपको, ध्यान से देखिएगा उसको दोबारा से। ज्वालामुखी विस्फोट से आसपास के इलाकों में खतरा और भूकंप जैसे प्रभाव हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, है ना। तो क्वेश्चन इसके देख लेते हैं। ज्वालामुखी कैसे बनते हैं? ज्वालामुखी लावा, गैस और राख के निकलने से बनते हैं, ठीक है। कि पृथ्वी की आंतरिक परत से लावा निकलेगा, गैस निकलेगी, राख निकलेगी और वो फिर निकल के सतह पर आ जाते हैं, तो वही ज्वालामुखी होता है ना। सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी आपका जो माउंट किलायू जो ज्वालामुखी है, ऑप्शन नंबर बी, वो सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कि हवाई द्वीप में है और इससे लगातार आपके लावा निकलता रहता है। तो किलायू ज्वालामुखी जो है वो सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। अगला है ज्वालामुखी मुख्यतः किस प्रकार की प्लेट बाउंड्री पर बनते हैं? तो ज्वालामुखी मुख्यतः हमने देखे थे कन्वर्जेंट जो प्लेट बाउंड्री होती है उसके ऊपर बनते हैं और डाइवर्जेंट पे भी बनते हैं। तो ज्वालामुखी दोनों प्लेटों पर बनते हैं, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट दोनों पर, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि प्लेटों का टकराव और अलग होना ज्वालामुखी का मुख्य कारण होता है और ये दोनों में ही टकराव होता है, कन्वर्जेंट और अलगाव होता है डाइवर्जेंट, ठीक है। अब ये तो बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, ट्रांसफॉर्म, ये तीनों। डोरमेंट वोल्केनो का अर्थ क्या होता है? तो डोरमेंट वोल्केनो हमने देखा था कि निष्क्रिय है, लेकिन हो सकता है भविष्य में उनमें कोई भी मतलब घटना हो सकती है, सक्रिय हो सकते हैं। यानी डोरमेंट वोल्केनो वो होते हैं कि वर्तमान में तो वो शांत है, लेकिन चांस है कि भविष्य में वो सक्रिय हो जाए, तो वो डोरमेंट वोल्केनो कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्सटिंक्ट वोल्केनो का अर्थ क्या होता है? तो एक्सटिंक्ट वोल्केनो वो होते हैं जो कि आपके क्या हैं, पूरी तरह से निष्क्रिय हो गए और कभी भी सक्रिय होने की उसमें चांस नहीं है, यानी अब वो खत्म हो चुके हैं, है ना। ज्वालामुखी विस्फोट से क्या हो सकता है? बहुत कुछ हो सकता है ना, भूकंप आ सकता है, ध्वनि और राख का फैलाव हो सकता है, लावा का बहाव हो सकता है। तो सारे ही विकल्प जो आपके क्या हो जाएंगे, ये सारी चीजें हो सकती हैं ज्वालामुखी से। ज्वालामुखी के लावा के ठंडा होने पर क्या बनता है? तो ज्वालामुखी का जो लावा है वो ठंडा होने से बेसाल्ट और अन्य चट्टानों का निर्माण होता है। ठंडा होगा लावा और ठंडा होगा तो वो ठोस होगा और ठोस होगा तो चट्टानों का निर्माण होगा, है ना। तो ये समझने की बात है। अगला क्वेश्चन है ज्वालामुखी का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है? तो ज्वालामुखी का अध्ययन जो है आपके भूविज्ञान, जियोलॉजी में किया जाता है। ज्वालामुखी और उसके प्रभाव सारे ही चीजें जियोलॉजी में हम देखते हैं। अगला है ज्वालामुखी विस्फोट किस प्रकार के पदार्थ निकालता है? तो ज्वालामुखी विस्फोट जो है वो आपके लावा भी निकालता है, गैस भी निकालता है और ऐश भी निकालता है, यानी राख भी निकालता है।
ठीक है, राख भी निकालता है। सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हमने पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो है प्रशांत महासागर की जो मेखला है वहां पर सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। इसके चारों ओर लगातार जो है वो ज्वालामुखी निकलते रहते हैं। तो सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी आपके पैसिफिक रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर की जो मेखला वहां पर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। अगला है ज्वालामुखी किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा पैदा कर सकते हैं? तो ज्वालामुखी है वो प्राकृतिक आपदा आपके भूकंप भी ला सकते हैं, सुनामी भी, और लावा फ्लो डिस्ट्रक्शन भी ला सकते हैं। तो सारी ही तो चीजें ला सकते हैं। एक्टिव वोल्केनो क्या होता है? एक्टिव वोल्केनो वो होता है जो जिसमें से क्या होता है, लावा निकल रहा है और गैस छोड़ रहा है, तो वही एक्टिव वोल्केनो आपके होता है। अगला क्वेश्चन है ज्वालामुखी विस्फोट के लिए कौन सा प्लेट बाउंड्री जिम्मेदार है? तो ज्वालामुखी विस्फोट के लिए आपके कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट दोनों प्लेट बाउंड्री जो है वो जिम्मेदार है। दोनों प्लेटों से जो है वो गतिविधियां होती रहती हैं, तो दोनों ही इसमें राइट आंसर होगा। ज्वालामुखी कहाँ ज्यादा पाए जाते हैं? तो महासागरीय घाटी और पर्वतीय क्षेत्रों में ज्वालामुखी ज्यादा पाए जाएंगे, है ना। तो प्लेट बाउंड्री पर ज्वालामुखी जो है वो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट के प्रभाव किसे कहा जाता है? तो ज्वालामुखी विस्फोट के प्रभाव जो है वो लावा फ्लो और ऐश क्लाउड, तो इन दोनों से जो है वो प्रभाव कहा जाता है। यानी विस्फोट से लावा और राख दोनों फैलते हैं और दोनों इससे बहुत सारी चीजें जो है वो प्रभावित होती हैं। तो ये हमने आज एक टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लिया है। बाकी और बचे हुए क्वेश्चन हैं, इनसे इन चैप्टर से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में थे वो मैंने लिए हैं। अब जो पूछे गए क्वेश्चन हैं वो भी मैं एक सेपरेट वीडियो इसका बनाऊंगी, क्योंकि ज्योग्राफी के बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, तो डेफिनेटली क्वेश्चन बनाए जाएंगे। तो ये थोड़े से आपको इजी लगे होंगे, क्योंकि ये मैंने सारे आपके जो चैप्टर हैं उन्हीं में से लिए हैं, तो ऐसे से ही क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड ही उसमें बन रहे हैं। ठीक है, तो बाकी और हम अगले वीडियोस में करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्ट्री के भी। दोबारा से अभी हमने इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कर लिया, रशियन रिवोल्यूशन कर लिया, और इकोनॉमिक डिप्रेशन कर लिया। उसी के साथ में हमने क्या कर लिया था, एक टॉपिक और किया था हमने, कार्ल मार्क्स वाला। बहुत सारे टॉपिक हमने कर लिए हैं, है ना। तो बाकी आने वाले वीडियोस में और बहुत सारी चीजें आपको करवाई जाएंगी। बस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और ऐसे ही अपने वीडियोस पर अपना प्यार बनाए रखिएगा। मिलते हैं फिर कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।